कभी सोचा है कि भारत जैसे इतने बड़े देश में बिल्कुल जमीनी स्तर पर लोकतंत्र आखिर काम कैसे करता है? आज हम उसी संवैधानिक कोड को डीकोड करने वाले हैं जो पंचायतों को शक्ति देता है, जो असल में स्थानीय स्वशासन की रीढ़ की हड्डी हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। जरा इस पर नजर डालिए। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है ना, कि भारत के स्थानीय लोकतंत्र का पूरा इतना जटिल सिस्टम इस एक हाथ से लिखे हुए पन्ने में समाया हुआ है। आखिर ये कैसे हो सकता है? चलिए मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी ये खोज हमें सीधे ले चलती है भारतीय संविधान के भाग 9 में। ये हिस्सा पूरी तरह से पंचायतों के लिए ही बनाया गया है। और ये सिर्फ कुछ कानूनी बातें नहीं हैं, बल्कि ये वो बुनियाद है जिस पर हमारे स्थानीय लोकतंत्र का पूरा ढांचा खड़ा है। देखिए, किसी भी नई चीज को समझने के लिए सबसे पहले उसकी भाषा सीखनी पड़ती है, उसके शब्द समझने पड़ते हैं। अनुच्छेद 243 हमारे लिए बिल्कुल वही काम करता है। ये उन सभी जरूरी शब्दों की परिभाषा बताता है जिनकी जरूरत हमें आगे इस सिस्टम को समझने में पड़ेगी। तो ये है हमारी पहली सीढ़ी। अच्छा, तो थ्योरी तो हो गई, अब जरा जमीन पर उतरते हैं। ये पंचायतें आखिर बनती कैसे हैं? आइए इस पूरी बनावट को इसकी सबसे छोटी इकाई से लेकर इसके काम करने के तरीके तक परत दर परत समझते हैं। अब देखिए इस सोर्स नोट का कमाल। ये मुश्किल लगने वाले आर्टिकल्स को कितना आसान बना देता है। 243A से शुरुआत होती है ग्राम सभा की, यानी लोगों की अपनी सभा। फिर 243B में पंचायतों का गठन होता है और 243C में उनकी बनावट तय होती है। और फिर आता है सबसे जरूरी हिस्सा 243D, यानी सीटों का आरक्षण, जो ये पक्का करता है कि हर कोई इस सिस्टम का हिस्सा बने, एक के बाद एक, बिल्कुल लॉजिकल तरीके से। और यहाँ एक चीज पर गौर करना बहुत जरूरी है। सोर्स नोट में आरक्षण वाले आर्टिकल को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान बनाने वालों के लिए ये कितना अहम था कि स्थानीय सरकार में समाज के हर तबके की, हर समुदाय की आवाज शामिल हो। सही मायनों में ये इस पूरे सिस्टम का दिल है। ठीक है, तो पंचायत तो बन गई, लेकिन अब इसका काम क्या है? ये कब तक काम करेगी? चलिए अब पंचायत के काम और उसके कार्यकाल को समझते हैं। जवाब बहुत सीधा है, पूरे 5 साल। और सोर्स नोट में इसे याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका भी है। आर्टिकल 243E को ईयर यानी साल से जोड़ा गया है ना? एकदम आसान। लेकिन बात सिर्फ समय की नहीं है। आर्टिकल 243F ये तय करता है कि कौन सदस्य बनने के लायक नहीं है, जिसे नोट में याद रखने के लिए फेल कहा गया है। और फिर आता है 243G, जो उन्हें असली शक्तियां देता है, जिसके लिए नोट में शब्द है जीनियस शक्तियां। मतलब शक्ति और जिम्मेदारी के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाया गया है। अब देखिए, किसी भी सिस्टम की गाड़ी चलाने के लिए 2 चीजें सबसे जरूरी होती हैं। एक तो पैसा, जो उस गाड़ी का ईंधन है, और दूसरा निष्पक्ष चुनाव, जो उसे पटरी पर बनाए रखते हैं। तो अब देखते हैं कि पंचायत सिस्टम में ये दोनों चीजें कैसे काम करती हैं। तो पैसा आएगा कहाँ से? आर्टिकल 243H पंचायतों को टैक्स लगाने की शक्ति देता है। और हमारे इस कमाल के नोट में इसका भी एक शॉर्टकट है, हाई टैक्स। कितना आसान हो गया ये याद रखना। पर यह सिर्फ पैसा जमा करने की बात नहीं है, बल्कि ये तो जवाबदेही का एक पूरा का पूरा चक्र है। एच से टैक्स लगाने की शक्ति मिली। आई एक फाइनेंस कमीशन बनाता है जो पैसों के हिसाब पर नजर रखता है। जे सभी खातों की ऑडिटिंग यानी जांच को जरूरी बनाता है। और आखिर में आता है के, मतलब इलेक्शन, चुनाव, जहां असली राजा यानी जनता अपना फैसला सुनाती है। वाकई एक शानदार और पारदर्शी सिस्टम है ये। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सारे नियम पूरे भारत में हर जगह एक जैसे ही लागू होते हैं? हमारा आखिरी सेक्शन इसी पहेली को सुलझाता है और हमें इसकी कानूनी सीमाओं के बारे में बताता है। तो देखिए, आर्टिकल 243L इन कानूनों को केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू करता है, लेकिन आर्टिकल 243M कुछ अनुसूचित और आदिवासी इलाकों को इससे बाहर रखता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा संविधान उनकी खास संस्कृति और स्वायत्तता का सम्मान करता है। और अब आता है आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी नियमों में से एक। आर्टिकल 243O साफ साफ कहता है कि पंचायतों के चुनावी मामलों में अदालतें दखल नहीं दे सकती। नोट इसे कैसे समझाता है? ऑब्जेक्शन इज बार्ड, मतलब कोई आपत्ति नहीं। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटे तो पंचायती राज के 4 मजबूत खंभे हैं। 1, तय ढांचा,
साफ साफ दी गई शक्तियां, पैसों के लिए एक पारदर्शी सिस्टम और निष्पक्ष चुनाव, ये सब मिलकर एक ही मकसद पूरा करते हैं, लोकतंत्र को जमीन तक, हर गांव तक पहुंचाना। तो हमने संविधान की किताबों में लिखे इस बेहतरीन खाके को तो समझ लिया, पर असल सवाल तो ये है कि कागज पर बना ये नक्शा जब भारत के हजारों लाखों अलग-अलग गांवों की जमीन पर उतरता है तो उसकी शक्ल कैसी होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस सिस्टम को और गहराई